हाँ, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की डेट आ चुकी है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन डेट कंफर्म हो गई है। नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें पता चल जाएगा कितनी पोस्ट रहेंगी। और सिलेबस में तो खैर कोई बदलाव होना नहीं है, सिलेबस पैटर्न तो यही रहेगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो घबराने वाली कोई वैसी बात नहीं है। पोस्ट का डिक्लेरेशन होगा, पोस्ट कितनी रहेंगी, 300 के आसपास पोस्ट रहेंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक टारगेटेड बैच स्टार्ट किया है प्रीलिम्स का, जिसमें लगभग 50 से 60 डेज का टाइम इसमें रहेगा। उस दौरान जो है, जो भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स उनको कवर करना है। और मुझे उसमें 2 सब्जेक्ट लेना है, इकोनॉमी और पॉलिटी, यानी यूनिट 5 और यूनिट 6 2 सब्जेक्ट मुझे लेना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग फैकल्टी लेगी और निर्धारित समय में कोर्स पूरा कराएगी। तो चूंकि आज पहला दिन है, तो आज ये मुझे बताना है कि क्या रणनीति होनी चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी की किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। इस समय को देखते हुए, जो समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, इस समय को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आप स्टडी करें, किस तरह से स्टडी बनाएं जिससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो योजना है, प्लानिंग जो दी गई है आपके सिलेबस में कि किस तरह से प्रीलिम्स होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, सब कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताना जरूरी होता है। ये सब बच्चों को पता है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो पुराने हैं, नए हैं, सभी को जो है ये पता है कि किस तरह की एग्जाम होती है, उसमें क्या पैटर्न होता है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स, सभी जानते ही हैं। और हाँ, इसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं जनरल स्टडी के का। एक पेपर होता है सीसेट का, दूसरा पेपर होता है। दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं, यानी एक अंक का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये सेम पैटर्न है लगभग दोनों का, और समय दोनों में 2 घंटे का रहता है। समय की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये कैसे होगा? हाँ, तो इसमें ये रहता है कि जो स्टेट सिविल सर्विस है, उसमें जो सीसेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है, आप सभी जानते ही हैं। और क्वालिफाइंग में ये है कि 30% रहता है SC ST OBC के लिए रहता है, और 40 जो प्रतिशत रहता है, यानी 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो जनरल के लिए रहते हैं। इतने अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो सीसेट क्वालिफाई हो जाता है, और फर्स्ट पेपर के हिसाब से मेरिट बनती है और सिलेक्शन होता है। ये सिविल सर्विस के लिए, स्टेट सिविल सर्विस के लिए। लेकिन फॉरेस्ट जो एग्जाम होती है उसमें सीसेट क्वालिफाइंग नहीं होता है, उसके मार्क्स जोड़ करके मेरिट बनती है, यानी दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं और मेरिट बनती है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। दोनों का प्री साथ में होता है, एक ही होता है, एक ही पेपर होता है। अंतर सिर्फ यहाँ पर है, सीसेट की क्वालिफाइंग को लेकर के अंतर होता है। स्टेट सिविल सर्विस में सीसेट यानी सेकेंड पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है, उसमें 30 क्वेश्चन SC ST OBC के लिए, 40 क्वेश्चन जनरल के लिए क्वालिफाइंग रखे गए हैं। इतने अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वो सीसेट में क्वालिफाई कर जाते हैं, और फर्स्ट पेपर के हिसाब से मेरिट बनती है और सिलेक्शन होता है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए सीसेट जो है क्वालिफाइंग नहीं होता है, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, यानी दोनों पेपर के मार्क्स जोड़ करके और उसके हिसाब से मेरिट बनती है और सिलेक्शन होता है। मेंस दोनों का अलग अलग होता है, सब जानते ही हैं आप लोग। तो मेंस के बारे में हम आगे चर्चा अलग से करेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया है कि पिछला जो पेपर हुआ था प्री का 2024 का,
उसमें कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका पूरा मैं यहाँ पर लेखा जोखा दे रहा हूँ। मैंने उसकी पूरी स्टडी की है पूरे पेपर की, कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो उससे क्या है, आपको एक आइडिया लगेगा। देखो ये तो फिक्स है, 10 यूनिट टोटल है, सभी जानते ही हैं, आपका सिलेबस आपके पास है, कई बार लगभग देख लिया होगा। तो प्रत्येक यूनिट से जो है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो फिक्स है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि किसी सब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं पूछे, जैसे इकोनॉमी से पता चला 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो पहले ऐसा हुआ करता था। लेकिन अभी जो है, जब से ये नया सिलेबस आया है, मतलब इसके पहले भी यही होता था, मतलब 2020 में जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें यूनिट डिवाइड कर दी गई, तो वहाँ से जो है ये स्टार्ट हो गया कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये तो फिक्स है। लेकिन मैंने इसमें क्या किया है कि उस यूनिट के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं वहां से जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस, कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो मैंने यहां पर लिखे हुए है ना। ये तो सबको पता है कि भाई 10 क्वेश्चन एक यूनिट से आ रहा है, तो उस यूनिट के अंतर्गत जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं वहां से कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो जो है मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके पहले का जो पेपर हुआ है, यानी 23 का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सिलेबस ही अलग था। अब सिलेबस में काफी बदलाव उन्होंने किया है, तो इसलिए मैंने केवल पुराना जो पेपर है, जस्ट इसके पहले का यानी 24 का जो पेपर है, उसी के बारे में यहाँ पर एनालिसिस मैंने किया हुआ है, उसका लेखा जोखा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना। तो ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम 2024 है, इसमें विषयवार प्रश्नों का लेखा जोखा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है, भारत का इतिहास। यहाँ पर 10 क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 10 प्रश्न कहाँ से आए हैं ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप देखेंगे तो आधुनिक भारतीय इतिहास से जो है आए हैं 4 प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री से 4 प्रश्न आए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास प्लस प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यहां से 6 प्रश्न आए। कहने का मतलब यहां पर है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से एक भी प्रश्न पिछली बार नहीं आया है। ये अब ये चीज आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं, है ना। क्योंकि ये तो क्लियर है कि भाई 10 प्रश्न हिस्ट्री से आए, लेकिन हिस्ट्री में कहां से कैसे प्रश्न आए वो जो है आपको जानना जरूरी है, ताकि आगे की रणनीति आप बता पाए, आगे की रणनीति आप बना पाए एग्जाम की, कि भाई पिछले बार ऐसे आए हैं तो इस बार इस तरह से आएंगे, पिछली बार मिडाइवल हिस्ट्री से नहीं आए हैं तो इस बार हिस्ट्री से आएंगे, ये तो तय है। लेकिन ज्यादा जोर आयोग का प्राचीन भारतीय इतिहास पर है। देखो मॉडर्न से कम आए, प्राचीन से ज्यादा उसने पूछी, मिडाइवल पूरा साफ कर दिया। लेकिन आगे ऐसा होगा ऐसा नहीं कह सकते, मिडाइवल से एक 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, कितने आएंगे ये कोई नहीं बता सकता फिलहाल। लेकिन अभी स्थिति ऐसी रही है, तो जो परीक्षक जो पैटर्न जो पुराना रहा है उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास मेन उसमें पूछा गया। मतलब ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास ही है ना। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब है वेद है, अरण्यक है, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, पुराण है, महाभारत है, रामायण, ये सब उसमें आ रहा है ना। तो यहां से 6 प्रश्न पूछे गए। भारतीय इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास को मिलाकर 6 प्रश्न है, और आधुनिक भारतीय इतिहास से 4 प्रश्न। मतलब पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती थी, अब उल्टा हो गया, मिडाइवल एक भी नहीं पूछा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के संबंध में मैंने बताया। इसके बाद यूनिट 2 की हम बात करें। यूनिट 2 में क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है ना। यहां से पूरा सिलेबस भी आपका क्लियर हो रहा है कि सिलेबस में किसमें क्या है, और यहाँ से प्रश्न भी आप क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं, ये तो क्लियर ही है। अब ये जो 10 प्रश्न हैं, इसमें क्या क्या कहाँ से प्रश्न बने हैं, कितने कितने बने हैं, वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। मध्य प्रदेश का इतिहास, इससे 4 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले बार एमपी हिस्ट्री से। एमपी की संस्कृति और साहित्य से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, 6 प्रश्न पूछे गए है ना। कला, संस्कृति, साहित्य, यहां से 6 प्रश्न पूछे गए, तो ऐसे टोटल मिला के हो जाते हैं ये 10 प्रश्न। इसके बाद आगे भारत का भूगोल, 3rd यूनिट में भारत का भूगोल है, यहां से भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं।
अब यहां से जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं, सॉरी भूगोल, एमपी भारत का जो भूगोल है उसके अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं, सब टॉपिक, उसमें कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं यहां पर बता रहा हूं। भारत की कृषि 2 प्रश्न पूछे गए, भारत की कृषि से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के खनिज, यहां से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कृषि से उत्पादन संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, उत्पादन, फसलों का उत्पादन, और यहां पर खनिजों से जो खनिज है उनके उत्पादन के बारे में, कहां से कितना, कौन सा उत्पादन कहां हुआ। भारत की नदियां, यहां पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की जनगणना 1 प्रश्न। देखो जनगणना से 2 प्रश्न आए हैं, एक एमपी की जनगणना से आया है और एक भारत की जनगणना से आया। टोटल जनगणना से देखे जाए तो 2 प्रश्न, ठीक है, लेकिन भारत की जनगणना से 1 और एमपी की जनगणना से 1। पर्वत चोटियां, इससे 1 प्रश्न आया है। जलवायु संबंधी घटनाएं, 2 प्रश्न आए हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए, उसी टॉपिक से संबंधित मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। जलवायु संबंधी घटनाएं 2 प्रश्न। जलवायु संबंधी घटनाओं के अंतर्गत चक्रवात से 1 प्रश्न आया है, अल नीनो, ला नीनो से 1 प्रश्न आया है। तो ऐसे टोटल मिलाकर हो जाते हैं 2 प्रश्न, ठीक है। तो ये हो गए 10 प्रश्न भारत के भूगोल से, यूनिट 3। इसके बाद यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, मध्य प्रदेश का भूगोल, एमपी ज्योग्राफी है। एमपी ज्योग्राफी से 10 प्रश्न है। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन कितने कितने आए हैं, तो फसलें 2 प्रश्न आए हैं। यहां पर भी वही, किसका उत्पादन, जैसे गेहूं का क्वेश्चन आया था, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। खनिज से 1 प्रश्न आया है। मिट्टियां, यहां से भी 1 प्रश्न बना है ना। वन से 1 ही प्रश्न आया है। पठार से 1 प्रश्न आया है और जलवायु से 1 प्रश्न आया है, ठीक है। तो हो गए पूरे, अभी बाकी है, हाँ अभी बाकी है, ठीक है। तो यहां पर कितने हो गए, ये वन, पठार, जलवायु, ठीक है। सिंचाई, इरिगेशन से 1 प्रश्न आया है। उद्योग, मध्य प्रदेश की जो उद्योग है वहां से 1 प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, जनगणना, यहां से भी 1 प्रश्न आया। जैसा मैंने बताया था कि टोटल जनगणना से 2 प्रश्न आए, एक भारत की जनगणना और एक मध्य प्रदेश की जनगणना, ऐसे 2 प्रश्न, ठीक। तो ये हो गई चौथी यूनिट, एमपी ज्योग्राफी। अब आगे है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, भारत तथा मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। यहां से भी 10 प्रश्न पूछे गए। इसमें देखो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से कम पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन, केवल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था से 7 प्रश्न पूछे गए, यानी यहां पर वेटेज जो है उसने ज्यादा दिया है इंडियन पॉलिटी को। आई बात समझ में, एमपी यहां पर कम हो गया है। हालांकि बराबर पूछे जाना चाहिए, लेकिन उसने 3-7 किया। उसका कारण यह है कि सिलेबस में इंडियन पॉलिटी का ज्यादा पोर्शन है, इंडियन पॉलिटी ज्यादा पोर्शन में है, दिया हुआ है सिलेबस में, इसलिए इसमें 7-3 का रेशो उन्होंने रखा है। हो सकता है आगे भी रखे, ठीक है, क्योंकि वेटेज इसका ज्यादा है सिलेबस के हिसाब से। इसी तरीके से यूनिट 6, इसमें भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, 10 प्रश्न। यहां से भी, यहां पर रेशो बराबर रखा है। एमपी की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे और भारत की अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे, क्योंकि यहां पर वेटेज, वैसे यहां पर एमपी की इकोनॉमी ज्यादा है ना। यह लगभग बराबर हम कह सकते हैं, दोनों का लगभग बराबर रेशो है सिलेबस में, इसलिए उन्होंने जो है दोनों से 5-5 प्रश्न पूछे हैं, यानी बराबर, ठीक है। यूनिट 6 हो गई। इसके बाद आगे है यूनिट 7, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। ये हेडिंग है इसका टाइटल है। यहां से भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें मैंने जो हेडिंग दी गई हैं, उन हेडिंग्स के अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। विज्ञान, मानव शरीर संरचना, यहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। स्वास्थ्य नीति, रोग, इन दोनों को मिलाकर 2 प्रश्न पूछे गए। स्वास्थ्य नीति का एक रोग का प्रश्न है, 2 प्रश्न यहां से भी हैं। इसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से 3 प्रश्न है,
इसको वेटेज ज्यादा मिला है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद पर्यावरण सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इससे जो है 3 प्रश्न पूछे गए, है ना। यानी पर्यावरण से 2 और सतत विकास से 1, 2+1 यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, यानी 2 प्रश्न जो है पर्यावरण से पूछे गए हैं, 1 प्रश्न जो है यहाँ से सतत विकास से पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे है यूनिट 8, है ना। यूनिट 8 में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं दी गई हैं और यहां से भी 10 ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहां पर मैंने डिवाइड किया हुआ है कि 3 करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और एमपी। तो अंतरराष्ट्रीय से केवल 1 ही प्रश्न पूछा गया है। इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उससे केवल 1 ही प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और एमपी से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब करंट अफेयर्स में एमपी को वेटेज ज्यादा उन्होंने दिया हुआ है। आई बात समझ में। फिर मैंने यहां पर लिखा है खेलकूद संबंधी समसामयिक घटनाएं हैं। ये खेलकूद संबंधी इसी में आ जाती हैं, इसी के अंतर्गत आएंगी। तो खेलकूद संबंधी जो घटनाएं हैं उसमें टोटल 3 प्रश्न हैं। मतलब स्पोर्ट्स से टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 2 राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न हैं खेलकूद में और 1 एमपी का प्रश्न है। तो ऐसे टोटल मिला के हो जाते हैं 3, और इस तरीके से रेशो ये इसका दिया गया है। फिर आगे है यूनिट 9 आईसीटी, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। यहां से भी 10 प्रश्न है। तो इसको मैंने फिर डिवाइड अलग अलग किया हुआ। एआई से 1 प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से 1 प्रश्न है। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, यहां से 5 प्रश्न पूछे गए। सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, है ना। एआई हो गया 1 प्रश्न, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग से जो है टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ई गवर्नेंस से 1 प्रश्न पूछा गया केवल। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यहां से 3 प्रश्न पूछे गए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहां से 3 प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से। तो इस तरीके से टोटल हो जाते हैं 10 प्रश्न। तो ये है यूनिट 9। लास्ट यूनिट 10। यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ये नई यूनिट ऐड हुई है एमपीजीएस के अंतर्गत। यहां से भी 10 प्रश्न है। इसमें लोक संस्कृति से 3 प्रश्न पूछे गए, फोक कल्चर से 3 प्रश्न है, जनजातीय व्यक्तित्व से 3 प्रश्न है ना, जनजातीय व्यक्तित्व, ट्राइबल पर्सनैलिटी से 3 प्रश्न है, लोक साहित्य, फोक लिटरेचर से 2 प्रश्न है। ये हो गए 8। प्रमुख जनजातियां, जो टॉपिक दिया है उससे 1 प्रश्न पूछा गया पर्टिकुलर जनजातियों से, और जनजातीय कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनसे 1 प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे टोटल मिला के हो जाते हैं 10 प्रश्न। फिर मैंने यहां पर लिखा है कि एमपीजीएस के प्रश्नों की कुल संख्या यहां पर 43। मध्य प्रदेश जो समान अध्ययन है उससे टोटल इस ये जो पेपर हुआ है 24 का, उसमें टोटल जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या है 43। अब आप समझ सकते हैं कि एमपी को वेटेज कितना ज्यादा दिया गया है ना। वैसे तो पूछे जाने चाहिए 45 जो है क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें कम हो गए हैं। तो ऐसे मिला करके 43 है ना। तो 40 से 45 के बीच में एमपी के प्रश्नों की संख्या रहेगी। उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। मतलब पहले से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। पहले जो है 30 से 40 के बीच में हुआ करते थे, 40 की से कम ही हुआ करते थे। लेकिन पिछली बार जैसे जैसे वेटेज मिला है तो उसको ध्यान में रखते हुए 40+ हो रहे हैं। तो एमपी को बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। अब मैंने यहां पर ये बताने का प्रयास किया है कि एमपी की स्टडी, एमपीपीएससी जो प्री है उसकी तैयारी अच्छी मजबूत होना क्यों जरूरी है। एक प्रैक्टिकली चीजें, व्यवहारिक चीजें हैं, है ना। ये कोई सिलेबस में नहीं आना है, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी जरूरी क्यों है एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो
मतलब ये आपको इससे पता चलेगा कि एमपीपीएससी प्री कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रीलिम्स की तैयारी ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। उसके पीछे क्या रीजन हम मानते हैं, तो उसको लेकर के मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर सोचे हैं, बनाए हैं। तो उसमें पहला आता है कि प्रीलिम्स जो एमपीपीएससी के फाइनल सिलेक्शन का प्रवेश द्वार या पहली सीढ़ी कही जाती है, क्योंकि यहीं से आपको अंदर जाना है ना, पहला दरवाजा है ना। पहला दरवाजा अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो आगे कोई मतलब ही नहीं। अब जो सुबह ही बात हो रही थी कि तैयारी, मेंस की तैयारी को लेकर के, तो मैंने कहा मेंस की तैयारी तो ठीक है, लेकिन अगर प्री की तैयारी अच्छी नहीं है, प्री नहीं निकलेगा तो मेंस तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा उसका, वो तो तैयारी बेकार हो जाएगी। अपनी जगह दोनों की तैयारी जरूरी है, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी अगर अच्छी है तो प्रीलिम्स निकलने के साथ साथ जो है आपका मेंस भी स्ट्रांग हो जाता है ना, और फिर आगे तक इंटरव्यू तक जो है वो काम आती है तैयारी, है ना। तो इसलिए जो है एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो पहला, मैंने रीजन बताया कि उस पहली सीढ़ी मानी जाती है, यानी उसका प्रवेश द्वार है, पहला दरवाजा है। पहला दरवाजा हमें क्रॉस करना जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अगर प्री नहीं निकलता है तो एक साल पूरी बर्बाद होती है। मेंस नहीं निकले, मेंस से वापस आए तो उतना नहीं अखरता है, क्योंकि उसको लगता है कि चलो आगे प्री है, प्री में निकाल के फिर मेंस दूंगा, और धीरे धीरे फिर मेंस भी निकलने लगता है, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन प्री ही नहीं निकल रहा है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, मतलब ये घातक चीज है कि प्री नहीं निकल रहा है, और फिर एक प्रश्न लग जाता है कि देखो उसका तो प्री नहीं निकल रहा है ना। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न लगता है कि जब प्री नहीं निकल रहा है तो आगे क्या होगा, अब मेंस इंटरव्यू फिर क्या होगा, कैसे सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसलिए प्री की तैयारी ज्यादा मजबूत होना जरूरी है ना। तो पहली सीढ़ी है, प्रीलिम्स की तैयारी से फैक्चुअल नॉलेज गेन होता है, और ये फैक्चुअल नॉलेज जो है आपको मेंस की तैयारी में मदद करता है और इंटरव्यू में मदद करता है ना। मेंस की तैयारी में इसमें मदद मिलती है, खास तौर से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर जो है काफी इस फैक्चुअल तैयारी में हमें मदद मिलती है, और हमारी वो तैयारी काफी अच्छी हो जाती है। प्रीलिम्स में अगर स्कोर ज्यादा रहता है तो मेंस की तैयारी में जो है हमारा अच्छा मन लगता है ना। मान लीजिए आपका स्कोर बाउंड्री पर है, बाउंड्री पर इसलिए कि आपने तैयारी नहीं की है। आपने अगर अच्छी तैयारी प्री की है तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा, और स्कोर इतना है कि आप अंदर रहेंगे, मतलब आप अंदर ही है, कुछ भी हो जाए, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में रहेगा भाई मुझे तो मेंस देनी है, तो आप तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी हो आपको तैयारी करना ही है। तो इस तरह का स्कोर अगर अच्छा रहता है तो आपका तैयारी में मन लगता है, आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो मेंस भी निकल जाती है ना। अगर आप कोई लगता है कि बाउंड्री में है या बहुत कम स्कोर है, तो ऐसी स्थिति में आपका ना तो प्री में मन लगेगा ना ही आपका मेंस में मन लगेगा, क्योंकि आपको लगता रहेगा कि पता नहीं अभी तो प्री बहुत दूर है और मेंस अभी मुझे देना नहीं है, तो करें तो करेंगे, है ना। तो इसलिए जो है प्री अगर अच्छे से तैयार रहता है तो हमारा प्री का स्कोर बहुत अच्छा रहता है। प्री का स्कोर इतना हमारा अगर है कि हमारा सिलेक्शन श्योर होने वाला है तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, और तैयारी मेंस की अच्छी करेंगे तो मेंस भी निकल जाएगा। प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी से स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि उसको मेंस में उसका फायदा मिलता है और फिर इंटरव्यू में भी उसका फायदा मिलता है, क्योंकि ये तैयारी जो है आपको आगे तक काम आती है ना। तो इस तरीके से जो है इंटरव्यू और मेंस दोनों में इसका फायदा मिलता है। इससे जो है हमारे सिलेक्शन में जो है हम ये चीज मदद करती है, जिसको मैंने इस तरीके से बनाया है कि प्रीलिम्स की मजबूत तैयारी से क्या होगा, नॉलेज गेन होता है, नॉलेज में वृद्धि होती है, इसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है तो मेंस की तैयारी हमारी अच्छी हो जाती है, उसका इंटरव्यू में फायदा होता है और हमारा फाइनल सिलेक्शन ऐसे होता है। तो कहीं ना कहीं जो है
प्री की तैयारी हमें आगे तक ले जाती है और हमें फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें चीज़ें ये बताने की प्रयास की है ताकि आप प्री में ज़्यादा ध्यान दो, है ना। प्री पर ध्यान देने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्योंकि प्री नहीं रुके, क्योंकि प्री रुकना बहुत घातक होता है। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है कि उसका कॉन्फिडेंस ही एकदम बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। फिर आगे वो जब प्री देता है तो एकदम डरा डरा रहता है, डर डर के जो है प्री एग्ज़ाम देता है। तो डर डर के जो है प्री एग्ज़ाम देने से जो है गलतियां बहुत होती हैं। जब कोई काम हम डर डर के करते हैं तो उसमें गलती जरूर होगी। निडर हो करके एक कॉन्फिडेंस से हम कोई करते हैं तो उसमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। एक बार सिलेक्शन आपका हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर लगातार सिलेक्शन होता रहता है। ये प्रायः देखा गया। क्यों देखा ऐसा होता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तैयारी। सुबह भी मैंने ये बात कही थी कि कॉन्फिडेंस तैयारी से बढ़ेगा, है ना। कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है उसकी कि मैं दवा बता दूं भाई ये दवा दुकान से ले लेना और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। उसका एकमात्र तरीका है स्टडी, और व्यवस्थित स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी, एक गाइडेंस में रह के स्टडी, एक अच्छे सोर्स से स्टडी, रिवीजन, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। ये सारी चीजें भी हम आगे बात करेंगे कि कब कब जो है कैसे कैसे पढ़ना है, उस पर भी मैंने आगे काम किया है। अब मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि प्री की तैयारी का आदर्श समय क्या होना चाहिए। अब ये देखो कोई फैक्ट चीज तो है नहीं कि मैं बता दूं भाई इतना समय हो, किसी को कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव से जो है ये ऐसा सोचा है, रिसर्च की है कि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग समय हो सकता है तैयारी का। तो आदर्श समय क्या होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए लगने वाला आदर्श समय क्या हो, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर रखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर बताया है समय। तो आप अपने आप को रख लो कि भाई मुझे तो इस कैटेगरी में आना है, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। तो उस हिसाब से आपको टाइम डिसाइड कर लेने, भाई मुझे ये टाइम लगेगा, है ना। ये एक आदर्श टाइम है, इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, मेरी रिसर्च के हिसाब से है ना। सबकी अलग अलग अपनी रिसर्च होती है। तो ये पहली कैटेगरी के लोग, है ना। फिल्म्स की तैयारी के लिए लगने वाला आदर्श समय अलग अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग समय हो सकता है। तो पहला जो समय मैंने बताया है वो नए स्टूडेंट के लिए, मतलब जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जो है एमपीपीएससी की ABCD नहीं पता है, जीएस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए जो आदर्श समय होना चाहिए वो 5 से 6 महीने होना चाहिए। 5 से 6 महीने आपको लग के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 से 6 महीने हैं तो आप उसको ऐसे ही टाइम बर्बाद करते रहो, है ना। कभी 2-3 घंटे पढ़ लिया, मतलब 5 से 6 महीने, मतलब पर डे आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटे से कम समय आपको नहीं देना है। तब 5-6 घंटे में फ्रेशर जो स्टूडेंट है वो प्रीलिम्स एग्जाम कवर कर सकता है, उसको निकाल सकता है। ये आदर्श समय किसके लिए है? जो एकदम फ्रेशर है, जिसको कुछ भी अभी नॉलेज एमपीपीएससी का प्री का नहीं। ठीक, अब ये दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है। फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स पहले से पढ़ा हुआ है लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम अभी तक नहीं निकला है, यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनके लिए समय जो होना चाहिए वो है ये 4 से 5 महीने का समय। मतलब प्रीलिम्स पढ़ा तो है, उन्होंने पढ़ रखा है पहले से थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जाम नहीं निकला, अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो उनके लिए समय कितना होगा? उनके लिए 4 से 5 महीने का समय ऐसा समय है कि इसमें वो निकाल सकते हैं। लेकिन स्टडी 8 घंटे, 8 से 9 घंटे, 10 घंटे की स्टडी उनको एक दिन में करना पड़ेगी। प्रीलिम्स पर ही फोकस करना है, मेंस नहीं। मेंस आप सोचिए 1-2 घंटे पढ़ लें तो नहीं, पूरा प्रीलिम्स पर ही फोकस करते हुए आप जो है
इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए जो पहले से प्री पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, जानकारी है, लेकिन अभी उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो उनके लिए जो समय है 4 से 5 महीने का समय, इस समय को सही अगर यूटिलाइज वो करते हैं तो उनका प्री निकल सकता है। फिर तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट ये हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार हो चुका है, प्रीलिम्स में हुआ है, मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ है, केवल प्री निकल चुका है। तो उनको जो समय लगने वाला है वो है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने में जो है वो प्री क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो सही ढंग से उसका उपयोग करते हैं उस समय। ठीक है, चौथी कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स भी निकल गया है और मेंस भी निकल गया है। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, इंटरव्यू दिया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो समय लगेगा वो समय जो है 1 से 2 महीने का हो। 1-2 महीने में जो है पढ़ करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू अभी दे रहे हैं, ये अभी इंटरव्यू दे के फ्री होंगे तो उनके पास लगभग वही समय बचेगा, 1 से 2 महीने का समय बचेगा, पढ़ करके वो क्वालिफाई कर लेंगे। अभी चल ही रहे हैं 2022 के इंटरव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आदर्श समय मैंने बताया हुआ अपने रिसर्च के हिसाब से, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको इसमें अपने आप को इस कैटेगरी में रख लेना है, इस श्रेणी में रखना है कि मैं किस श्रेणी में आ रहा हूं, मुझे प्रीलिम्स के लिए कितना समय देना पड़ेगा तब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है तैयारी करना है, उतना समय आपको देना है। रेगुलर समय जो है आपको कम से कम 8-9 घंटे 10 घंटे देना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर आगे रणनीति क्या होना चाहिए, एग्जाम की तैयारी करने की क्या क्या रणनीति होगी हमारी, तो उसको लेकर के मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बताई हैं। प्रीलिम्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो उसमें पहले आता है कि क्या पढ़ना है, कौन सा विषय कब पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है, यानी उसकी क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसको कहाँ से पढ़ना है, यानी उसका सोर्स क्या होना चाहिए, है ना, उसका स्रोत क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड करके रणनीति बताने का प्रयास किया हुआ है। तो कौन सा विषय कब पढ़ें, ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है ना। ज्यादातर बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर हम कौन सा विषय कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना, किसको ज्यादा वेटेज दें। तो आगे मैंने फिर वेटेज के हिसाब से बताया कि किसको वेटेज आपको ज्यादा देना है, फिर किसको देना है, फिर किसको देना है, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको खुद समझना है कि मुझे अभी क्या पढ़ना है, आज से मैं क्या अगर आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे आज कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए। तो ये खुद व्यक्ति पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको अभी क्या पढ़ना है। उससे ऐसे सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी उसको टफ लग रहे हैं, या एग्जाम कभी उसने दिया है पहले तो वहां से उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, यानी सही नहीं हो रहे, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट को उसको पढ़ना है जिनमें उसको प्रॉब्लम लगातार आ रही है, जो उसको न समझ में नहीं आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट से उनके प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को पहले हमें पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रॉब्लम उनको कम है, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो उनको बाद में पढ़ें। क्योंकि समय जब कम होता है तो हम जो है टफ सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, हड़बड़ाहट हो जाती है। मान लीजिए 1 महीने समय बचा, आपने भी सरल सब्जेक्ट उठा लिए, सिंपल सब्जेक्ट भी उठा लिए, बाद में आप टफ सब्जेक्ट उठा रहे हैं जब समय कम बचा हुआ है, नजदीक आ गया एग्जाम का समय, है ना, तो उसमें हड़बड़ाहट हो जाएगी, फिर आप जो है टफ सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इससे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा जब हमारे पास समय होता है तो हमें उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इत्मीनान से हम पढ़ते हैं चीजों को, तो टफ सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब वो टफ सब्जेक्ट क्या होंगे ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। किसी को साइंस टफ लगता है, किसी को साइंस सरल लगता है, साइंस बैकग्राउंड उसको साइंस सरल लगता है, किसी को हिस्ट्री टफ लगती है, किसी की हिस्ट्री में अच्छा इंटरेस्ट रहता है, कमांड रहता है,
किसी को पॉलिटी सरल लगती है, किसी को कठिन लगती है। तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग विषय टफ या इजी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से उसको जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है जो विषय जिस स्टूडेंट के लिए कठिन है या तैयारी नहीं है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, उससे वह सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए। तो ये इस तरीके से स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे हम स्टार्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट। फिर कैसे पढ़ें, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का? तो पहले तो आपको 3 मंथ का या 2.5 जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, उसका एक टाइम टेबल आपको सेट करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। आपके जो सब्जेक्ट है सिलेबस में दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको 2.5 से 3 महीने का एक टारगेट फिक्स करना है, एक टाइम टेबल फिक्स करना है। फिर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है पर डे आपको पढ़ना है। मतलब एक टाइम टेबल होता है जिसमें एक बड़ा लक्ष्य होता है, लंबा लक्ष्य, फिर पर डे का लक्ष्य डिसाइड किया जाता है। हमने डिसाइड कर लिया भाई हमारे पास 65 दिन का समय है, 65 डेज का आपने एक टाइम टेबल बना लिया। फिर आप उस टाइम टेबल के अंदर फिर हम जा करके बताएंगे भाई हिस्ट्री हमें इतने समय में कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी हमें इतने समय में कंप्लीट करना है। फिर पर डे का टारगेट रखा जाता है, एक लंबा टारगेट होता है और फिर एक उससे छोटा टारगेट होता है, एक पर डे का होता है कि भाई पर डे हम जो है इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो 10 दिन में 15 दिन में हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको अभी से बना के चलना है। 65 डेज की पूरी स्ट्रेटजी बनाएं, फिर उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है, पर डे के फिर कितना देना है उस सब्जेक्ट को, इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। टाइम टेबल बना करके चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस एक निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। फिर 3 या 4 सब्जेक्ट आपको लेके एक दिन में चलना पड़ेंगे। आप सोचो कि भाई एक ही सब्जेक्ट को हम पढ़े, एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और सब्जेक्ट भी छूट जाते हैं। ये समय का यूटिलाइज करने का एक सही तरीका होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे तो समय का सही उपयोग होता है। एक व्यक्ति एक दिन में एक ही सब्जेक्ट सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है, अगर कोई स्ट्रेटजी से पढ़ता है तो एक दिन में उसी समय में वो 4 सब्जेक्ट पढ़ लेता है अच्छे तरीके से, है ना। तो अगर आप सही समय का सही यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं लो कि आप खाना पूर्ति करते रहो, है ना। 2 घंटे एक उठाया, आपको दिमाग में कुछ नहीं आया, आपने टारगेट बनाया कि 2-2 घंटे हमें पढ़ना है। तो आपको जो है प्रोडक्टिव स्टडी करना है। प्रोडक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आपको कुछ गेन हो, दिमाग में चढ़े। ऐसे मैंने सुबह बोला था, बच्चों क्या रहता है कि इतनी मोटी बुक है या नोट्स है, उन्होंने सोचा कि 4 दिन में खत्म करना है, तो पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया और खत्म कर दिया। तो उससे क्या होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। मैंने सुबह बताया था कि आप चीजों को पढ़ें और एक टाइम रिवीजन के लिए भी रखें, प्लस एक टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए भी रखना है। रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों चीजें साथ चलना चाहिए। हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, पर डे जो है कुछ चीजें रिवाइज करना है, पर डे कुछ चीजों की प्रैक्टिस करना है, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, उनको भी सॉल्व करना है। तो 3 चीजें हो गई, एक दिन में 3 चीजें हो गई, स्टडी, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। इन तीनों को साथ में अगर लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस का खेल है। कई स्टूडेंट को आता खूब रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं होने की वजह से वहां पर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। अब यहाँ आप उनसे पूछ लो तो सब पता है, लेकिन वहां पर चीजें गलत हो जाती है, क्योंकि रिवीजन उस तरीके नहीं होता है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर की वजह से गलतियां होती है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्वेश्चन गलत। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसके लिए तरीका वही है, स्टडी प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब आप जो है उसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं।
तो ये इस तरीके से मैंने बताया, इस पर हम और कल बात करेंगे, कल इस पर और जो है चर्चा होगी विस्तार से। तो इसमें वही मैंने बताया कि प्रीलिम्स के लिए जो है एक टारगेट फिक्स करें, एक टाइम टेबल बनाएं, एक दिन में कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। जैसे 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट आप बड़े उठा लें, 1 सब्जेक्ट छोटा उठा लें, या 2 सब्जेक्ट बड़े 2 सब्जेक्ट छोटे, कोर सब्जेक्ट उठा लो, एक छोटा कोई सब्जेक्ट उठा लो। तो उससे क्या होगा कि बर्डन कम रहता है और वो सब्जेक्ट फिर होते जाते हैं। तो बड़े सब्जेक्ट के साथ साथ एक छोटा सब्जेक्ट अगर उठाएंगे तो आप जो है उसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के साथ साथ ICT आप ले सकते हैं। स्टडी जो होनी चाहिए वो एनालिटिकल भी होना चाहिए और फैक्चुअल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर MPPSC में फैक्ट भी आते हैं और एनालिटिकल चीजें भी आती हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के हमें स्टडी करना है। और जैसा मैंने ये बताया कि थ्योरी के साथ साथ MCQs भी आपको सॉल्व करना है। MCQs कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम अलग से बात करेंगे बीच में। तो जैसा मैंने बताया है कि हमें क्या करना है, स्टडी करना है ना, स्टडी प्लस रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस, यानी MCQs सॉल्व, है ना। तो इस तरह से ये तैयारी का एक तरीका आपको ध्यान रखना है। MCQ सॉल्व करते समय सावधानियां क्यों बरती जाती है, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं, गलतियां बहुत सारी होती हैं, क्वेश्चन ही गलत होता है, आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये रणनीति, अभी जो है आगे इसमें और भी चीजें, कल इस पर हम और बात करेंगे। तो आज इतना ही। इसमें मैंने कल जो है किस तरह की प्रायोरिटी आपको देना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट किस प्रायोरिटी में रखना है, फिर कौन सा रखना है ना, और फिर करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, उस पर पूरा मैंने बनाया है मैटर। तो उस पर हम कल बात करेंगे।